गैस्ट्रिक पेन और हार्ट पेन को कैसे डिस्क्रिमिनेट करें? और अ, मेरी मोटी बुद्धि ये कहती है कि वो गैस्ट्रिक पेन हो या कोई और पेन हो, हुँ, मैं ऐसा मान के चलती हूँ, घर परिवार में भी ऐसे होते रहती हैं चीज़ें ना, कि हार्ट पेन हो रहा है, एंजाइना तो नहीं हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ समय वेट कर रहे हैं और वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा रुक सकते हैं, या एक किसी बहुत पहले किसी डॉक्टर ने कहा था कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के देखिए, इफ इट इज़ इंक्रीज़िंग और इफ यू आर फीलिंग रेस्टलेस, मतलब ये सारी जो मेरी जानकारी है, मैं आपको तक ला रही हूँ ताकि आप उसको करेक्ट कर सकें। और दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि कल रात में मुझे अचानक से दर्द हुआ था, कोई लहर आ गई थी, कुछ तकलीफ हुई और वो सुबह गायब हो गई। तो मेरी बुड्ढी ये कहती है कि भई हार्ट डिज़ीज़ होगी, तो वो जाएगा नहीं अपने आप, बिना डॉक्टर के पास जाए। सो व्हाट डू यू से डॉक्टर जयेश? हाँ, मैम ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पेट दर्द जिसे कहते हैं ना, पेट दर्द के साथ मरीज का हार्ट अटैक के साथ। तो मैम ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के बहुत बड़े मरीज जो होते हैं उनको मेन कंप्लेंट बहुत बार जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक कंप्लेंट करके आते हमारे पास आते हैं, जैसे जी घबरा रहा है, पेट दर्द हो रहा है, और वो आते हैं कहीं और फिजिशियन के पास दिखाते हैं, फिर हमारे पास या किसी ने ईसीजी कराई। तो मेरा ये मानना है कि ये दोनों कॉमन है, जिसे कहते हैं ना ओवरलैपिंग चीजें हैं। आप कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है ऐसी कि आप कहते हैं ये पेट दर्द हार्ट अटैक के कारण है और ये पेट दर्द कोई पथरी के कारण है या इसके कारण है। मेनली इसमें सस्पिशन है। अगर कोई मरीज 50, 55, 60 साल का है, उसको अगर पेट दर्द साथ में थोड़ा बेचैनी, घबराहट, पसीना आ रहा है, तो उसको जरूर एक बार एक ईसीजी करा लेनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि ये पेट दर्द बता के कोई कह देगा कि हार्ट अटैक का और ये कह देगा नहीं है। तो एक प्रिकॉशनरी जिसे कहते हैं, हाँ, पर ये चीज रेड रेड फ्लैग्स हैं कि अगर आपको साथ में पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, थोड़ा बीपी कम हुआ है, आपको सांस फूलने लग गई है साथ में, तो जरूर एक ईसीजी करा के किसी भी फिजिशियन या जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है उसको दिखा देना चाहिए। इससे वो देख के पता लगा सके और पेशेंट के साथ में कोई रिस्क फैक्टर है, कोई शुगर का मरीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है या 60 साल के आसपास का है, 50, 60 के, तो जरूर करा लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो ये आप लोगों से यही कहा जाए कि आप अपनी धड़कनों को समझिए, पहचानिए, उलझिए मत। और आपके पास में आपके डॉक्टर्स हैं, आपके पास में डॉक्स नियर मी का पेज है, जो हमारा फेसबुक हेलो। पेज है, हमारी वेबसाइट है। हमारे सर एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी की एक ऐप भी है, जिसके थ्रू बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसका मेन मकसद यही है, क्योंकि आप हर चीज़ का ट्रीटमेंट ऑनलाइन 100% नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपके बेसिक्स हैं, जिनमें आपकी जो मिथ लेके चल रहे हैं, जो आप इधर-उधर उलझे हुए हैं, उनसे तो आप बच ही सकते हैं। एनीवेज़ ये लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि हार्ट डिज़ीज़ को कैसे समझो। साथ-साथ में एक चीज़ ये है कि 2 लोगों के ऐसे सवाल हैं कि एस्थमेटिक हूँ मैं, इन्हेलर यूज़ कर रही हूँ, तो क्या हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनहेलर आपका हार्ट अटैक का कोई रिस्क प्रेसिपिटेट कर सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। इनहेलर से क्या होता है कि कभी कभार जब आप इनहेलर 2-3 ले लेते हैं या जी सर। ज्यादा और सर एक सवाल ये भी था कि मॉर्निंग में उठते हैं और काफ़ी ब्रीथिंग ट्रबल होती है, क्या ये हार्ट डिज़ीज़ का इंडिकेशन है? अगेन मैडम, आपने भी एक अच्छी बात बोली थी कि अगर एक ट्विंज सा हुआ, एक लहर सा हुआ जो निकल गया, तो और खुद ब खुद सेटल हो गया, तो वो अनलाइकली है कि हार्ट डिजीज का सिम्टम हो। बट अगर जैसे ये बोल रहे हैं कि सुबह उठ के सांस फूलना, यूजली हम लोग जो जी। बोलते हैं, अगर रात को जब आप सो जाते हैं तकिए पे, जैसे बेड पे हॉरिजॉन्टल आप लेट गए, तो यदि रात को सोने के बाद अचानक सांस फूलना एंड यू हैव टू सिट अप इन बेड, सो दैट इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक साइन ऑफ हार्ट फेलियर। सुबह उठ के सांस फूलना, इट कुड बी एस्थमा, इट कुड बी हार्ट डिजीज, जैसा जयेश ने भी बताया। अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है, इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक ओपिनियन ऑफ अ डॉक्टर, बिकॉज इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इट इज ऑलवेज यस। बेटर टू एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, वो आपको अश्योर कर देगा कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं। कैन इट बी मॉर्निंग सिंड्रोम? हाँ मैडम, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इट इज एब्सोल्युटली जी। पॉसिबल, बट अगेन एज आई सेड, इफ द सिम्टम्स आर रिकरिंग, दे आर नॉट सबसाइडिंग। अच्छा, दूसरी, अगर आपको एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक डायबिटीज है, यू आर अ स्मोकर, यू आर अ टोबैको यूजर, सो इट इज ऑलवेज हैव अ लोअर थ्रेशोल्ड फॉर टेकिंग अ मेडिकल ओपिनियन।
ट्रू ट्रू। डॉक्टर सीमा, आपका कोई सवाल है क्या? डॉक्टर सीमा गोंडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर सीमा साइकोलॉजी जी डिपार्टमेंट में फैकल्टी हैं, और जिस कॉलेज में हैं वो गोंडा का पहला गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। अरे वाह, क्या बात। तो अच्छा लगता है ये बात कहने में। डॉक्टर्स, यस मैं डॉक्टर सीमा। और कल ही मैं परेशान थी तो मैंने अपना चेकअप कराया, और इस समय बाई चांस ही मीटिंग का जो है वो टॉपिक भी यही हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर लूं। जी हाँ। एक से एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो मैंने यहाँ वैसे लोकल में डॉक्टर संजय हैं उनको दिखाया। एक्चुअली मेरे जी। सिर में बहुत दर्द हो रहा था, और मेरा जो ब्लड प्रेशर मैंने घर में ही जब नापा तो 98 और ऊपर का गया 148, तो थोड़ा बढ़ा लगा। डॉक्टर को दिखाया तो फिर उन्होंने लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी सब किया हुआ, तो ईसीजी भी नॉर्मल आया है। मैंने कुछ रिपोर्ट्स आप लोगों को भेज दी थी, और लिपिड प्रोफाइल भी मेरा जो आया रिपोर्ट डाल दी मैंने, तो सब कुछ ठीक ही है। लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से सिर में दर्द रहता है, तो मैंने कहा जब इतने अच्छे डॉक्टर है क्यों ना मैं अपनी प्रॉब्लम बता दूं, सॉल्व करवा लूं। एक्चुअली मैं थायराइड पेशेंट हूँ, 2012 से थायराइड है मुझे, और मैं 100 mg की दवा ले रही हूँ। अभी 75 ले रही थी, अब मैं 100 की ले रही हूँ पावर की। तो वही मैडम, पूछना था कि थायराइड की वजह से क्या इसमें हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है? मैडम ये हार्ट प्रॉब्लम कैसे क्या? अनलाइकली, हार्ट प्रॉब्लम तो प्रॉब्ली अनलाइकली होगी। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है 148/98 इफ आई हर्ड करेक्टली। So or ECG most probably जी would be normal. I don't know about the lipid profile. वो अगर let us assume कि it's normal. जी So you know this 148/98 is high. इसको हम we just जी say it's about a grade 1 hypertension. Now it depends कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल रीडिंग पे ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं, बिकॉज इट कुड बी ड्यू टू स्ट्रेस, इट कुड बी ड्यू टू योर वर्क, इट कुड बी जी ड्यू टू एंजाइटी एंड जी और यदि यही ब्लड प्रेशर मान लीजिए आपका 160/100, 160/110 होता, जी which is quite, मतलब we have our own classification, we will not जी get into that. So then we would have started you treatment straight away. या अगर आपके एसोसिएटेड कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं लाइक डायबिटीज वगैरह अगर होता, तो जैसा जयेश ने भी अभी बताया, थायराइड इज नॉट अ रिस्क फैक्टर. So what I would do is, if this is the first time you've been detected as hypertension, maybe I would monitor it over 2-3 days. अगर जी। ब्लड प्रेशर फिर भी हाई रहता है, we might. एक्चुअली मेरा शुगर भी टेस्ट करवाया तो फर्स्ट टाइम पीपी करवाया तो 217 आया मेरा। शुगर HB भी पहली बार ट्रेस हुआ। HbA1c भी कराया? पीपी करवाया, हाँ, अच्छा, नाश्ते के 1.5 घंटे बाद हुआ था, तो उसका जो आया है वो 217। सीमा, ये आपका पहली बार हुआ है डायबिटिक टेस्ट? जी पहली बार जी। तो maybe it's a good idea to get a HbA1c हम लोग कहते हैं, which is a marker of glycemic control over the last 3 months. But probably अगर ये ब्लड प्रेशर आपका मान लीजिए आप अगले 2-3 दिन माप लीजिए, you obviously will need a low salt जी diet जी and maybe a जी small dose of antihypertensive drug. आप जयेश को आके दिखाइए फिर। और जी ठीक है। बिल्कुल। डॉक्टर सीमा, थोड़ा सा PIS यूज कीजिए, अभी बहुत चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ओके ओके। यस। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लड प्रेशर अपने आप में एक दुश्मन है, जी साइलेंट किलर है। जी जी डायबिटिक तो है ही, पता नहीं कैसी मीठी चीज है जो इतनी कड़वाहट घोल रही है, और पता नहीं क्यों सर, जितना टाइप 1 है उतना ही टाइप 2 भी होता जा रहा है, हाँ हाँ, और बट अफसोस भी सीमा लगता है कई बार जब हम लोग देख। सीमा मैं कह रहा हूँ सीमा कैन टेक रिलीफ विद द फैक्ट कि हाइपरटेंशन इज अ मार्कर ऑफ सक्सेस. जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर हो जाता है जी जी तो बिल्कुल। सो डॉक्टर जयेश, एक तीसरा दुश्मन कोलेस्ट्रॉल है। हाँ मैडम, उसको उसकी चर्चा भी हुई, लेकिन क्या उसका लेवल क्या होना चाहिए, कितने पे हम कहें कि हम ठीक है? मैडम ये बड़ा एक वो क्वेश्चन है, थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, पर बड़ा बड़ा ये है कि अगर किसी यंग आदमी को देखें, अगर उसका मैम उसका अगर कोलेस्ट्रॉल 200 से कम है टोटल कोलेस्ट्रॉल, और एलडीएल जो है, मतलब हम सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो हार्ट से संबंधित होता है एलडीएल जिसे कहते हैं, बेकार कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, एलडीएल अगर किसी का भी मतलब 190 से ऊपर है अगर,
और तीसरा एसडीएल, मतलब बेसिकली कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर, एलडीएल 190-70 से ऊपर, तो हम मान के चलते हैं कि इसको कुछ कोलेस्ट्रॉल का मतलब इंटरवेंशन करने की जरूरत है, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल और ये सब स्टार्ट करना। अगर उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा तो हमें इसे कहते हैं आगे मेडिसिन स्टार्ट करनी है। पर इसमें अगर किसी को शुगर है तो चीजें चेंज हो जाती हैं थोड़ी सी, क्योंकि शुगर का मरीज है तो आपको कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट अगर 40 साल से ऊपर है तो स्टार्ट ही करना होता है। अगर उससे कम है तो कोलेस्ट्रॉल के टारगेट्स होते हैं अलग अलग। जैसे अगर किसी का 130 से कम रखना होता है, हमें किसी का 160 से कम रखना होता है। तो बड़ा बड़ा ये किसी का कोलेस्ट्रॉल 200 से कम है और एलडीएल 170 से कम है तो वो ठीक है, मतलब इसे कहते हैं अगर हेल्दी है 20 से 40 साल का है। सर अगर 190 हो तो पार्डन, अगर 190 कोलेस्ट्रॉल है तो क्या मतलब हुआ? मैम 190 हो तो उसको आगे का कोलेस्ट्रॉल में क्या है मैम, एलडीएल कैसा है उसका, एसडीएल कैसा है, ट्राइग्लिसराइड कैसा है, यानी पूरा एक क्लियर लिपिड की पिक्चर क्लियर होनी एक सिर्फ चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अकेले से नहीं हम डिसाइड कर सकते कि पेशेंट का क्या आगे करना है, ये चीज है। तो पूरा लिपिड प्रोफाइल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सर ने पहले बोला कि आपने लिपिड प्रोफाइल कैसे कराया, आप फास्टिंग में कराया, आपने कोई, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने टेस्ट कैसे कराया, और साथ में एसोसिएटेड बीमारी है या नहीं है, सब चीज उस पर डिपेंड करती है। ये सर उसी तरह की बात है, वही हाइपोथेसिस है कि एक कोलेस्ट्रॉल इतना आया और जल्दी से गूगल में देख लिया कह रहे नहीं नहीं इसका ये है रेंज इतना है तो ऐसा हो गया, और ये वो कंफ्यूजन्स आते ही आते हैं। यस राजीव, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम फेसबुक? नो मैम। ओके, जिनका हेलो, जिनका कोलेस्ट्रॉल 190 है तो उनका डॉक्टर एलडीएल भी को शायद 190 है। डॉक्टर को शायद अरविंद को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मैम एक क्वेश्चन है मेरा सर से। यस प्लीज अरविंद। ये फादर हैं उनका, मेरा जी मैम ये सर से क्वेश्चन है मेरा कि फादर का मेरा बाईपास हुआ है, ठीक है, हार्ट पेशेंट हैं, 3 साल हो गए बाईपास हुए, तो ये कोविड वाली वैक्सीन लगवाने को दिक्कत तो नहीं है उनको, जिसे मान लीजिए मैम लगवाएंगे वो, तो अभी तक उन्होंने लगवाई नहीं मैम। अच्छा क्वेश्चन है अरविंद जी। तो पहली बात, क्योंकि लोगों के मन में ये एक मिथ आ गया था, डाउट, क्योंकि एक पहले एडवाइजरी आई थी कि जो पेशेंट ब्लड थिनर पे हैं उनको वैक्सीन से दे हैव टू बी कॉशियस। बट जो पोस्ट सीएबीजी वाले हमारे ज़्यादातर मरीज हैं, दे आर आइदर ऑन एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल और अ कॉम्बिनेशन। तो एस्प्रिन क्लोपिडोग्रेल कोई ऐसे डेंजरस वाले ब्लड थिनर नहीं है, तो पापा को वैक्सीन बिल्कुल लगवाइए। ही नीड्स द वैक्सीन एंड जो भी दवाई ले रहे हैं वो लेते रहें, तो कोई इशू नहीं है। कुछ 1% सर हम लोग को ये और है कि ऐसे लोग तो ज्यादा रिस्क पे हैं, उनको तो तुरंत जाकर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। यस सर। इसमें सर ये कोविशील्ड या कोवैक्सीन में कोई वो है क्या सर, बेटर वन कौन है, ऐसा कुछ है क्या? अब ये आप आउट ऑफ कोर्स सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन हम मतलब इस तरह का सर, अरे सुन तो लो, हम लोग प्रिपेयर्ड हैं सवाल के लिए। नहीं सर, एक्चुअली में कंफ्यूजन नहीं, हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे खुद तो कोविशील्ड ही लगी है, तो इससे बड़ी एंडोर्समेंट मैं क्या दूं। ओके सर। बट द पॉइंट इज, जो मैडम ने और बोला, एक सर छोटा सवाल और है, जो मैडम ने बोला कि वैक्सीन लगवानी है, ठीक है जी जी ओके सर। एक छोटा सा और सवाल है कि पापा को थोड़ी पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ब्लीडिंग जब होती है तो ट्रेनेक्सा आती है, वो देते हैं हम लोग, तो इकोस्प्रिन बंद करके ट्रेनेक्सा खानी है कि ऐसे, क्योंकि दोनों चीजें वो साथ साथ नहीं चाहिए, एक थिनर है और एक रोक रही है ब्लड को। ये एक क्वेश्चन है ऑक्सीमोरन वाला सर। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीमोरन वाला बिल्कुल आपने सही पूछा। तो एक्चुअली अगर 3 साल हो गए हैं और कितने दिन आप देते हो ट्रेनेक्सा, कितने दिन रहती है ब्लीडिंग पाइल? ये अभी एक्चुअली डॉक्टर रमाकांत को दिखाया था तो उन्होंने 15 डेज के लिए लिखा हुआ है, और एक बार उनका ऑपरेशन वो कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो बोले थे 15 डेज में सही हो जाएगा। तो इकोस्प्रिन बंद करके ही खानी होगी ना, मतलब ये मैं उससे पूछ रहा हूँ फॉर अपने उसके लिए, जानकारी के लिए सर। आइडियली यस, थ्योरेटिकली क्या होता है कि जब हम इकोस्प्रिन बंद करते हैं, पीपल आर कंसर्न कि वो सीएबीजी हो चुका है, कोई ग्राफ्ट में प्रॉब्लम ना हो जाए, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं, बिकॉज द मेन कंसर्न इज द ब्लीडिंग फ्रॉम द पाइल्स। तो यदि आप एस्पिरिन भी लेते रहेंगे तो ब्लीडिंग कैन इंक्रीज। अगेन डॉक्टर रमाकांत से मिलके ये आपको तय करना पड़ेगा कि वेदर द पाइल्स रिक्वायर्स अ रीडू सर्जरी और सम बैंडिंग और व्हाटएवर, बिकॉज़ नहीं, अभी तो उन्होंने 15 डेज में बोला कि ये सही हो जाएगा, अगर उसका प्रॉब्लम होगी फिर देखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके
इट वाज सो नाइस कि सामने सामने से बहुत सारे डिस्कशंस हो गए एंड आई नो हमारे एक्सपर्ट्स का टाइम बहुत कीमती है और विषय बहुत लंबा है और सबके मन में होता है कि जितनी क्वेरीज हो जल्दी जल्दी पूछ ली जाए। सो हम लोग इस तरह की क्वेरीज आगे भी लेते रहेंगे। अगर चैट बॉक्स में हमारे पास बाद में क्वेश्चंस आएंगे तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एक्सपर्ट्स कि उसमें जवाब दे दिए जाएंगे। डॉक्टर पंकज का कनेक्शन नहीं लग पा रहा है, उनका मैसेज आया है, उन्होंने ट्राई किया था बिगनिंग में लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया। एनीवेज वो तो अवेलेबल है ही हमारे साथ में डॉक्सनियर में पे। और आज का ये इस मंच का सौभाग्य कि डॉक्टर आदित्य कपूर का समय हमें मिला, डॉक्टर जयेश से भी मुलाकात हो गई एंड आई वाज वेरी आफ्टर डॉक्टर आदित्य कपूर से तो डिस्कस करना ही करना है। सो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ, बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। प्लीज अपने मिथ में मत उलझिए, अच्छे अच्छे से डॉक्टर्स आपके चारों तरफ हैं, समय ना खराब कीजिए, एक्चुअली धड़कन को पहचानिए क्या है क्या नहीं है और उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इसके अलावा एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी कि कभी हमारे पास में कुछ बीमारियां होती हैं, आती हैं, सो टेक इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ और एक हेल्दी हार्ट रखिए क्योंकि हेल्दी हार्ट इज द की ऑफ हेल्दी लाइफ। तो अगर बीमारियां हैं तो भी कोई बात नहीं, इलाज भी उतना ही है। कई बार इलाज लंबा होता है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इलाज है। और सबसे बड़ा जो है चीज ये होती है कि नेवर गिव अप द होप।